सपोज हम एक में सिर्फ, हाँ, एक सपोज हम फ्रू तब क्वेश्चन। हम फ्रूट्स एंड सैलेड एक एक टाइम खा लिया, एंड नेक्स्ट टाइम हमने जैसे वेजिटेबल और रोटी खा ली, तो दैट इज सफिशिएंट मतलब, या फिर आप जैसे बोल रहे थे एक कॉम्प्लेक्स मील होना ही चाहिए एक देखिए, उसमें। जितने हम्म। कम कॉम्पोजिशंस होंगे आपके खाने में, उतना हम्म। कम न्यूट्रिशियस होगा, उतने जो आपका ग्लाइसेमिक लोड होगा उतना ज्यादा होगा। लाइक अगर कोई रोटी सब्जी खा रहा है तो हम्म। उसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होगा। अगर वो उसमें साथ में थोड़े सलाद ऐड कर लेता तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। उसी में अगर उसने थोड़ी दही या कोई दूसरी चीज ऐड कर ली तो उसका ग्लाइसेमिक लोड और कम हो जाएगा। रोटियों में उसने घी लगा लिया तो ग्लाइसेमिक लोड और कम हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि जितना रॉ फॉर्म में आप कार्बोहाइड्रेट यूज करोगे, उतना ज्यादा आपका ग्लूकोज स्पाइक करेगा और उसको वापस रिवर्ट आने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। असल में प्रॉब्लम कैसे होती है उसको समझिए। जब आपके ब्लड में अचानक से ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो वो कंडीशन को आपके लिवर को ज्यादा काम करना पड़ता है। उसको ऐसे समझो कि एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं, ठीक। कोई एक गेस्ट आ जाए तो फैमिली में जो लेडी है, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रही है, उसको कुछ ऐसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर 15 गेस्ट आ जाए तो क्या होगा? फिर ज्यादा बनाना पड़ेगा। उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएंगी। उसको खाना हाँ। भी ज्यादा बनाना पड़ेगा, लोगों को बातें करना, ये करना, वो करना, दुनिया भर की जिम्मेदारियां, सब कुछ बढ़ जाएंगी। ठीक उसी तरीके से जब ग्लूकोज का जो स्पाइक है, जो ग्लूकोज का लेवल है, वो ब्लड में जितने धीरे धीरे बढ़ेगा, उतना लिवर को उसको मैनेज करना आसान होगा। जितना तेजी से ये बढ़ेगा, उतना लिवर को उसको मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो ओके। इसीलिए हमको ऐसे खाने की सलाह दी जाती है जो अचानक से हमारा ग्लूकोज लेवल ना बढ़ाए। इसी को आप लोग आजकल एक मॉडर्न ट्रेंड वाली लैंग्वेज में सुनते हो, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना है, लो हम्म। जीआई वाला फूड। सो एक्चुअली लो जीआई वाला फूड जैसी कोई चीज नहीं होती। जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, उसका जीआई इंडेक्स उतना कम होता जाएगा। तो अगर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों का मिक्सचर है तो लो जीआई इंडेक्स में होगा। अगर एक कोई चीज है, लाइक फैट ही आप खा रहे हो, तो हाई जीआई इंडेक्स पे चला जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ खा रहे हो तो हाई जीआई इंडेक्स पे चला जाएगा। समझ रहे हो? तो कोई भी चीज अकेले जो है वो अच्छी नहीं है। इसीलिए हमारे पूर्वज जो है बड़े बुद्धिमान थे। बहुत सारे खाने पे रिसर्च हुई, लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की, और फिर जब हमारे पास इतनी समझ आई कि हम रियल टाइम पे ग्लूकोज मॉनिटर कर पा रहे हैं, अभी हमारे पास फीजिंग सेंसर आ चुके हैं, हम हर समय अपना ग्लाइसेमिक इंडेक्स देख सकते हैं, कौन सा खाना खाने के बाद कितना ग्लाइसेमिक लोड बढ़ा। तो अब हम समझ में आ रहा है कि जितना कॉम्प्लेक्स खाना होगा उतना बेहतर है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये बहुत पहले समझा था, इसीलिए हमारे यहाँ हर ट्रेडिशन में थाली सिस्टम है खाने का। हम्म। आपने देखा होगा हर ट्रेडिशन में थाली सिस्टम है। सो थाली सिस्टम खाने का जो है ये सबसे अच्छा खाना है। ना कि आज लंच में हम ये खाएंगे, आज लंच में हम ये खाएंगे, या आज ब्रेकफास्ट में ये खाएंगे। सो कोई एक चीज जो है कंप्लीट मील नहीं है। लाइक आप छोले खा रहे हो, सिर्फ छोले तो नहीं खा सकते। छोले के साथ आप रोटी खाओगे, छोले के साथ आप भटूरे खाओगे। तो अगर आप छोले के साथ भटूरे खाते हो तो कंपेरेटिवली वो कम बुरा होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ भटूरे भटूरे खा जाओ या सिर्फ छोले छोले खा जाओ तो ज्यादा बुरा। ओके। तो ये कॉम्बिनेशन जो हमारे यहाँ बना है, जैसे राजमा चावल का कॉम्बिनेशन, या जैसे आप नहीं। देखो छोले चावल का कॉम्बिनेशन है। तो जब छोले चावल का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें आप देखते हो थोड़ा सा प्याज व्याज डाल देते हैं, हरी चटनी डाल देते हैं, तो उससे वो खाना अच्छा हो जाता है। तो ये है पूरा खाने का सही तरीका कि उसमें फैट भी हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, और उसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फाइबर भी हो। तब जाके वो खाना आपके सही खाने योग्य बनता है।
ओके। तो इसीलिए जो लोग ना ये मॉडर्न वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं हम तो वेजिटेबल दलिया खा लिए बहुत है, या हमने सूप पी लिया बहुत है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, जैसे मतलब एक मील दाल रोटी हो गया, सेकंड मील में वेजिटेबल सब्जी रोटी हो गया, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, जबकि सारा होना चाहिए। हाँ इसको आप जितना हो सके डिफरेंट डिफरेंट चीजों से भर दो। जैसे आप सब्जी ही खा रहे हो तो दो तरह की सब्जी खा लो, है ना, दो ओके। अलग अलग तरह की सब्जी खा ली, थोड़ा दाल ले लिया, एक चपाती ले ली, थोड़ा सलाद ले लिया, थोड़ी चटनी ले ली, तो ये अपने आप में बहुत कंप्लीट टाइप का खाना है। सर ये जो थ्योरी ओके। है कंप्लीट मील वाली, वो हर किसी के लिए तो सूटेबल नहीं होती। जैसे मेरे को तो जैसे सैलेड भी बंद है, फ्रूट्स भी बंद है, क्योंकि रुमेटॉइड अर्थराइटिस है नहीं इसलिए। नहीं नहीं तो देखिए, अब मुझे तो केवल ये जो बंद है वाली बात है ना, ये इससे मैं हाँ सहमत नहीं हूँ। अब आपको जो सलाद बंद होगा वो कच्चा हाँ सलाद बंद होगा, है ना, जिससे वात जी बढ़ेगी। सर। हाँ जी। कच्चा ना खाओ आप। अब एक बात बताओ, अपने खाने में अगर थोड़े से बॉइल चने रख लिए, है ना, जी सर। हो गया कॉम्प्लेक्स। पर या सर मेरे को तो जैसे उन्होंने छोले चने और उड़द ये सब जितनी भी हैवी चीजें वो सब बंद की हुई है, केवल लौकी तुरई और पतली मूंग की दाल और ये सब बताया हुआ है। तो मेरे तो ऑप्शंस ही बहुत कम हो नहीं, जाते हैं। क्यों क्यों ऑप्शंस कम है? एक बात बताइए, आपने लौकी या तुरई की सब्जी ले ली, मूंग की जी दाल सर। ले ली, एक घी हम्म। लगा के एक चपाती ले ली, है ना, हो गया आपके पास ऑप्शन। कहाँ कम है? क्या पर चीज मुझको कम तो जैसे वो गेहूं की रोटी के लिए भी लगभग है? ना ही बोलते हैं। मिक्स रोटी खा लीजिए। वो देखो ये बोलते ऑप्शंस हैं की कि बात आप करो। सामा के चावल खाओ और ये खा सब लीजिए, खाओ। क्या दिक्कत, वैसे हम्म सामा के हम्म चावल अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपके हम्म डॉक्टर कह रहे हैं तो खा लीजिए। हम्म ऑप्शंस तो आपके पास हो गए ना। आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, छोटी मात्रा हम्म में फैट भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शंस कम है, आपको उसी में से मिक्स और मैच करना पड़ेगा। अब जैसे थोड़ी सी पुदीने की चटनी हो गई, धनिए की चटनी हो गई, थोड़ा सा रख लिया, काफी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल गए आपको। तो खाना जो है ना, आपको उसको टेस्टी से ज्यादा हेल्दी बनाने की जरूरत है। हम्म। अब जैसे आपको हो सकता है ठंडी चीजें मना की गई है, ठीक है, हाँ सर, बंद कीजिए। तो अगर आप किसी को ठंडी चीजें मना की गई है, जाहिर सी बात है कि उसके लिए तो दूध के और बाकी ऐसे प्रोडक्ट बंद हो गए, तो छोटा टुकड़ा गुड़ का रख ले वो अपने खाने के साथ। मिल्क प्रोडक्ट बंद किए हुए हैं। मैं वही बता रहा हूँ, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का रख लीजिए। हम्म। तो सर मुझे ये समझ नहीं आता, मिल्क जैसे गाय का दूध तो बहुत अच्छा होता है, तो मुझे क्यों बना किया जाता है गाय का? अब जैसे कल आपने मेरे को लो बीपी के लिए अश्वगंधा का बोला कि आप दूध के साथ अश्वगंधा ले सकते हो, तो मिल्क प्रोडक्ट बंद है तो मैं फिर कैसे लूं अश्वगंधा दूध के साथ? पानी के साथ कोई बात नहीं, गर्म पानी के पानी। साथ ले लीजिए। अच्छा। हाँ। पर सर गाय का दूध तो जैसे बहुत हल्का होता है, मेरे यहाँ तो जैसे गौशाला से आता है तो वो ले सकते हैं ना? मेरे यहाँ देखिए वो अमूल का पैकेट वाला दूध नहीं आता। साधना जी, अगर गौशाला का दूध आ रहा है, आपको पता है कि हम्म दूध अच्छा है, ठीक, हम्म। तो आप आधा ग्लास दूध आधा ग्लास पानी मिक्स करके पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक, आधा ग्लास दूध आधा ग्लास पानी मिक्स करके पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हम्म चाहोगे एक ग्लास पूरा दूध पियो तो फिर पचने में दिक्कत होगी, उससे थोड़ा सा हम्म। वात ज्यादा होगा, अग्नि मंद हो जाएगी और आपके पेन्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ओके सर। तो इसलिए आप छोटी मात्रा में कोई चीज लोगे तो कम नुकसान करेगी बजाय बड़ी मात्रा। सर सर जैसे ऐसी दूध दूध अब यहाँ दूध। पे एक चीज और समझ लेते हैं हम कि ये जो हम्म चीजें मना करते हैं वो किस तरीके से मना करते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर हम्म लोगों को बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है कि चीजें मना करते हैं किस मना करते हैं। चीजें मना करने का मतलब ये है कि बड़ी मात्रा में ये चीजें आपके लिए नुकसानदायक है, हम्म। ठीक? पर छोटी मात्रा में कोई भी चीज आपको नुकसानदायक नहीं है। तो सर जैसे अश्वगंधा मुझे लेना है तो मैं जरूरी नहीं कि 100 ml करूँ कि 50 ml वाटर और 50, तो मैं 50 ml दूध में ले सकती हूँ ना? बिल्कुल ले सकती हैं, क्यों क्यों नहीं ले हाँ, सकती? क्योंकि मेरे को क्वांटिटी बढ़ाने से मतलब नहीं, मैं कम क्वांटिटी में ले बस, सकूँ। तो छोटी मात्रा में कोई चीज कम तकलीफ देती है। वही, अब जैसे अगर आपको बोल दिया दूध पीना है, तो कुछ हम्म लोग ऐसे हैं जो 300 ml के ग्लास बनाते हैं। अब 50 ml और 300 ml बचने में तो डिफरेंट होगा ना, जी सर। तो दोनों से जो प्रोसेस होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है
कि जो चीज नहीं खानी है उसको इसलिए रोक देते हैं कि इंसान ज्यादा ना खा ले। अगर कोई चीज आपको मना की है, जैसे आपको राजमा और छोले मना किए गए, क्यों मना किए गए? क्योंकि हमारी जनरल सोच क्या है कि हम एक मील में फिर राजमा और चावल ही खाते हैं, ये पूरी मील होती है। लेकिन अगर हम थोड़े से राजमा अच्छे से उबाल के अपनी प्लेट में रखते हैं, ये बहुत अच्छे अमीनो एसिड। राजमा हो गया, लोबिया हो गया, लोबिया सबसे अच्छा से पचने वाला प्रोटीन है। लोबिया हो गया, चने हो गए, छोले हो गए, ये सब अच्छे सोर्स प्रोटीन के हैं। लेकिन अगर छोटी मात्रा में लिए जाए तो सबके लिए ठीक है, बड़ी मात्रा में सबके लिए नहीं ठीक है। हाँ नहीं। सर, प्रोटीन के को हम्म। लेकर भी कंफ्यूजन है। जैसे आप डेली हमको हाँ प्रोटीन के मैं लिए करूँ बोलते तो हो कि हम्म। आपको हेल्दी फूड खाना है, पर सर जैसे हम क्या जैसे ऐसे? लोगों के लिए तो प्रोटीन ही जैसे नुकसान करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए तो हमको ये प्रॉब्लम होती है। फिर किस भाई फॉर्म में खाएं हम? देखिए साधना जी, मैं अभी भी वही चीज बता रहा हूँ कि अगर एक चम्मच सत्तू आप एक गिलास पानी में घोल के पियोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। एक गिलास पानी में 5 चम्मच सत्तू डाल दोगे तो दिक्कत होगी। ओके सर। तो आप 5 चम्मच क्यों चाहते हो, एक चम्मच से ट्राई करो ना। हाँ, एक्चुअली सर मेरे को तो वो प्रिस्क्रिप्शन में मना कर देते ये नहीं खाना, तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ मैं। नहीं, वो मना करने के पीछे सोच क्या होती है वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ जी सर। इंसान इस चीज की अधिकता से ना ले। अब जैसे कोई लहसुन ओके सर। है ना, आप हम्म। देखोगे लहसुन प्याज जो है इसको लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर एक दो चार कलियां लहसुन की खाई जाए तो ये बहुत अच्छी है, स्पेशली हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा है जो ऐसे सब्जियों में से बड़ा बड़ा लहसुन चार पांच डाल दे और फिर उसको पकाने के बाद ऐसे निकाल के फिर निचोड़ के सारा लहसुन खा ले, अब ये क्या करेगा? उसके एसिड बनाएगा सर। फिर तो को डिस्टर्ब करेगा। हम्म। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो थोड़े लहसुन के शौकीन है वो पूरा पूरा लहसुन ऐसे सब्जी में डाल देते हैं। कभी देखा आप लोगों ने ऐसे पूरा लहसुन डालते हैं? सर गुजरात में है ट्रेंड, पूरा लहसुन का वो डालते हैं। तो ऐसे में क्या करे डॉक्टर, मजबूरी में कहता है कि भाई लहसुन मत खाना। ओके सर। तो जब कोई चीज मना की जाती है उसका मतलब है कि ये आपके लिए ज्यादा मात्रा में अच्छा नहीं है। ओके सर। और हम सबको हर चीज से कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन मिलता है। हम्म। अब जैसे किसी को बोला गया कि तुम्हारे लिए दूध दही नहीं अच्छा है, क्यों कहा गया? क्योंकि दूध दही वैसे तो अच्छी चीज है लेकिन बड़ी मात्रा में लोगे तो कफ बनाएगा, पचने में मुश्किल होगी। अब जैसे दही जो है वो दही जो है वो बड़ी अच्छी चीज है। दही किसी भी इंसान को अगर दही पचाना हो तो ये हीट पैदा करती है, तो दही तो अच्छी चीज हो गई। लेकिन अब दही अगर आप 2 चम्मच खा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, अब एक कटोरी खा रहे हो तो ये अच्छा नहीं है। दही खाने का सबसे अच्छा तरीका बताऊं क्या करना है? एक गिलास लीजिए, उसमें 2 चम्मच दही डालिए, थोड़ा सा काला मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए और उसको भर दीजिए पानी से। अब उसमें एक हरा मिर्चा काट के डाल दीजिए और धनिया की कुछ पत्तियां डाल दीजिए। अब पी जाइए उसको, बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। अब उसमें जो पानी टॉप अप कर रहे हो उसी पानी को ठंडा कर दो, नुकसान कर देगा। कितना सिंपल है। पानी हम्म। हमने डाला, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाला, नुकसान नहीं कर रहा। इसी पानी को चिल्ड पानी, एकदम बर्फ वाला पानी, ठंडा पानी डाल दो, नुकसान कर। तो कोई भी चीज बुरी नहीं है अगर वो सीमित मात्रा में ली जाए। सर मेरा कई साल पहले ना एक हमारी और डॉक्टर है, उन्होंने मेरा दूध बंद कराया था। मेरे घुटनों में बहुत पेन था, बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं चल भी नहीं पाती, इतना था, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। तो जब उन्होंने से मैं दूध बंद किया और तो मेरा सर आज मेरे को 10 साल हो गए दूध छोड़े हुए, मेरी सारी पेन खत्म हो गई, जॉइंट पेन तो बिल्कुल खत्म हो गई। मैं बोल तो रहा हूँ दूध अगर एक गिलास कोई पी ले, है ना, हम्म। तो उसको वात बढ़ जाएगा तो पेन बढ़ जाएगा। लेकिन वो हम्म। दूध एक गिलास ना पी के आधा गिलास पिए और एक्सरसाइज करे तो उसको दूध के कैल्शियम भी मिल गया और उसको नुकसान भी नहीं हुआ। तो सर कैल्शियम के लिए उन्होंने मुझको रागी का आटा और मखाने बोले, और बिल्कुल मैंने कहा 10 साल से दूध छोड़ रखा है, तो मैं मैं कह तो रहा हूँ काफी कि ठीक हूँ इसमें मैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रागी का आटा भी हम्म। अच्छी चीज है ना, मखाने भी अच्छी चीज है। मैं तो बस ये हम्म। कह रहा हूँ कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि आपसे नहीं छोड़ी जाएगी उसकी मात्रा बड़ी छोटी कर दीजिए।
छोटी मात्रा में कोई भी चीज नुकसान नहीं करेगी, बड़ी मात्रा में वही चीज बहुत नुकसान करेगी। जैसे उड़द की दाल बहुत गैस बनाती है। तब उड़द की दाल आप थोड़े से उड़द खा लोगे कभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत सारा उड़द खा रहे हो तो दिक्कत है। इसी तरीके से प्रोटीन भी है, ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो प्रॉब्लम होगी, थोड़े से प्रोटीन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बहुत सिंपल है, खाने का जो साइंस है ना, बहुत सिंपल है। हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया। जितना इसको सिंपल रखेंगे चीजें उतनी बेहतर है। सर जैसा आपने बताया कि ठंडा दही खाने से नुकसान करेगा अगर ठंडा पानी डाल दिया जाए दही में, तो ऐसे ही सर अश्वगंधा का तासीर बोलते हैं गर्म है, तो सर ये जैसे पित्त प्रवृत्ति है तो वो सेवन कर सकते हैं, क्या और चीज? उनको अर्थराइटिस भी है। अश्वगंधा सर, अश्वगंधा बोला ना आपने। अरे तो प्रभु, ज- अश्वगंधा किसी स्पेसिफिक कंडीशन में, ऐसा थोड़ा कि कोई भी हाँ, चल के खाना थोड़ा है। अर्थराइटिस वालों के लिए, अर्थराइटिस वालों के लिए सर। आर्थराइटिस में अश्वगंधा का क्या फायदा? आपने अश्वगंधा तो और जी, आर्थराइटिस दोनों अलग अलग चीजें। जी सर। क्यों आर्थराइटिस में अश्वगंधा देंगे आप? तो अभी साधना जी को बोला ना, रूमेटाइड अर्थराइटिस है उनको। यही तो दिक्कत है कि आप लोग पूरी बात नहीं सुनते हो। मैंने उनको आर्थराइटिस के लिए नहीं बोला था अश्वगंधा। हाँ सर, वो चीज समझ में है। देखिए, जब मैं फिर आपको किस कोई भी कंडीशन में बताया सर आपने साधना जी को। जब मैं आपको दवाई बताता हूँ तो साथ में आप देखो, इंडिकेशन भी इसीलिए लिख देता हूँ। इंडिकेशन भी लिख देता हूँ। तो अश्वगंधा बेसिकली नर्वस रिलैक्सेंट है, कई बार बता चुका हूँ। तो अगर किसी भी इंसान का दिमाग आवश्यकता से ज्यादा काम कर रहा है तो उसके दिमाग को शांत करने के लिए अश्वगंधा थोड़ी समय तक लिया जा सकता है। लेकिन ये भी बताया था कि लंबे समय तक अश्वगंधा लेना अच्छा नहीं है। मैं सर आप हाइट के लिए भी लेते हैं क्या अश्वगंधा? किसके लिए? हाइट के लिए। हाइट के लिए अश्वगंधा क्यों देना भाई? जैसे सुना है मैंने हाइट के लिए लेते हैं। नहीं नहीं, जिनसे भी सुना आपने गलत सुना। अच्छा, और सर वो अर्जुन चार का भी बोलते हैं गर्म रहता है तो नहीं लेना चाहिए अभी गर्मियों में, सही है? देखिए, जिसके लिए जो चीज बताई है उसको वो दीजिएगा, बाकी एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। मैं हर मेडिसिन के साथ इसीलिए इंडिकेशन लिख के दे रहा हूँ आपको। ये देख लीजिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हर रोज जो चार्ट बना रहा हूँ उसमें इसीलिए इंडिकेशन लिख रहा हूँ। ये देखिए, अविपत्तिकर चूर्ण है ना, जिसको एसिड न्यूट्रलाइज करना हो उसके लिए अच्छा है। तो जिसको एसिड एक्सेस बन रहा है, तो ये जो इंडिकेशन वाला पार्ट है ना, ये हर दवाई के साथ मैंने इसीलिए जोड़ा हुआ है कि प्लीज आपसे कोई गलती ना हो। ठीक। तो ये इंडिकेशन का पार्ट इसीलिए हर चीज में जुड़ी है। तो प्लीज इसको फॉलो कीजिए और ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जितना कंफ्यूज होंगे उतनी दिक्कत होगी। चलिए आइए हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, क्योंकि ये सवाल जो है एक पे एक जुड़ते जाएंगे, समय भागता जाएगा, आधे घंटे बीत जाएंगे। सर फिर मेरा क्वेश्चन फिर रह गया। बोलिए क्या रह गया? सर तो मतलब अगर हम क्रक्स में आपका बात निकाले कि अगर हम दो मील भी खा रहे हैं तो इट शुड बी मिक्सचर ऑफ ऑल छोटे छोटा स्टफ, बिल्कुल जो भी आपने मेंशन किया। बिल्कुल, ओके। बहुत सिंपल चीज आपने पकड़ी है कि भैया आपको हम्म। कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, फाइबर भी चाहिए। ये सब कुछ आपके खाने में होने चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे जिसकी जो चीज की ज्यादा नीड है उस चीज को ज्यादा कर दी। कोई मेहनत करने वाला ज्यादा इंसान है तो उसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, है ना। किसी को मांसपेशियां ज्यादा मजबूत करनी तो उसको प्रोटीन थोड़ा बढ़ा दीजिए। किसी को अगर पेट साफ ढंग से नहीं हो रहा तो फाइबर थोड़े बढ़ा दीजिए, है ना। किसी को अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके नर्वस वीकनेस वगैरह ज्यादा आ रही है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे थोड़ा फोकस कर दीजिए। कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा रहा है तो खाने की मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए, है, एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। तो जिस हिसाब से जिसकी जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से उस कंपोनेंट को बढ़ा देंगे। अब जैसे फैट है, फैट किसको बढ़ाओगे आप? फैट किसको सर बढ़ाओगे? जो
पतला पतला दुबला एक, नहीं और पतला दुबला हो, और यानी हेल्थी सर फूड जिसका ट्राई मत फैट दो। परसेंटेज कम है सर। जिनमें इंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से काम न कर रहा हो उन सबको फैट की जरूरत है ना। जिनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उन सबको फैट की जरूरत है। जिनको हार्ट कंडीशन आ रही है, जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा काम नहीं कर रहा, सबको फैट की जरूरत है। तो हमें क्या करना है, अच्छा फैट जोड़ देना। तो खाना जो है बहुत सिंपल है, हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखा हुआ है। कोई भी खाना ऐसा नहीं, आप मुझे कोई भी खाना ऐसा बता दो जो खाना बेकार हो, मैं नहीं मान सकता। कुछ भी, दुनिया का कोई भी खाना जो किसी ने खाने के लिए यूज किया हो वो बेकार है, मैं नहीं मान सकता। हाँ, आपके लिए बेकार हो सकता है, ये जरूर मान सकता, पर दुनिया के लिए बेकार नहीं है कुछ भी खाना, बुरे से बुरा खाना। हाँ, जिसमें प्रिजर्वेटिव है उस खाने को खाने से फायदा तो मिलेगा लेकिन नुकसान भी मिलेगा। समझ रहे हो? जिस खाने में प्रिजर्वेटिव, उसको खाने से फायदा तो मिलेगा लेकिन नुकसान भी मिलेगा। जिस खाने में ट्रांस फैट है उसको खाने से फायदा तो मिलेगा लेकिन नुकसान भी। तो जो खाना जितना नेचुरल होगा वो उतना कम नुकसान देगा। हर खाना आपको न्यूट्रिशन देता है, चाहे वो छोले भटूरे हो, चाहे वो आपके उबले हुए आलू हो। बुरी कोई चीज नहीं है। आप अपने छोटे बच्चों को उबले हुए आलू खिलाते हो ना, उबले हुए आलू, या उसको अलग अलग तरीके से सब्जियां मैश करके खिलाते हो, फ्रूट्स मैश करके खिलाते हो, क्यों खिलाते हो? हाँ, शकरकंद खिलाते हो, क्यों खिलाते हो? क्योंकि उसकी कैलोरी नीड ज्यादा है। अब वही आलू अगर खुद को खाने को कह दिया जाए तो बोलो आलू तो पूरा फैट है, मैं नहीं खाऊंगी। भाई, आलू अमृत है। अगर आप उबला हुआ आलू खाते हैं, उस अमृत है, उसको फ्राई मत कीजिए, देखो अमृत है, वो बहुत ताकत देगा। आप देखो, बहुत पुराने समय से व्रत में लोग आलू खाते आ रहे हैं। आज भी अपने आसपास देखोगे जो लोग फ्रूट्स और बहुत महंगी चीजें, फैंसी चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते, वो आलू खाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, आलू खाना बहुत कॉमन है। तो इसलिए आप किसी भी खाने को बुरा मत देखिए, किसी भी खाने को अच्छा मत देखिए। सिर्फ ये देखिए कि इस खाने का आफ्टर इफेक्ट आपको क्या मिलेगा। अगर आप एक गोलगप्पा खाते हो या 5 गोलगप्पे खाते हो, ये आपका पेट अच्छा करेगा। लेकिन अगर हर रोज 5 गोलगप्पे खाने लगते हो तो ये आपको बीमार करेगा। सब कोई बोल दे कि गोलगप्पा तो बहुत बुरी चीज है, तो ये कैसे सही हुआ? ठीक है सर। सर और एक ये था, जैसे अगर हम थ्रू सिर्फ डाइट और न्यूट्रिशन जो है उसके थ्रू हम अपना बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। तुमको पता है, तो डाइट और न्यूट्रिशन के साथ एक्सरसाइज जरूरी है। क्योंकि जो खाना आप खा रहे हो अगर उसको यूज नहीं करोगे तो सब बेकार है। देखो, सिंपल सर सी जैसे मैं, कि आपने खाना खाया, खाना आपकी बॉडी में गई, जाने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब होने के बाद जब तक उसको खर्च नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए बेकार है। तो खाना खाना बुरी बात नहीं है, उसको खर्च करना जरूरी है। लाइक कोई नहीं इंसान सर, ऑल टुगेदर अगर हमें बीपी की गोली नहीं खानी तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि सिर्फ बिना मेहनत किए, एक्टिविटी और, बिना बिना मेहनत किए नहीं, बिना मेहनत किए। मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर खाना आप कम कर दोगे तो ताकत कम हो जाएगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लगेगी, मसल मास कम होने लगेगा। आप अक्सर आपने देखा होगा ना, कुछ बुद्धिमान लोग क्या करते हैं कि खाना बहुत कम कर देते हैं। आपने देखा सर होगा। वो मेरे भाई के साथ हुआ था, उसका 3-4 मंथ्स ऑन एंड ऑफ चल रहा था बीपी। तो उसने वर्कआउट स्टार्ट किया और अपने डाइट बहुत मतलब लिमिटेड कर दिया। तो ही लॉस्ट किलोज ऑल्सो, और अब बीपी नहीं है उसको। बहुत सिंपल है, ये मैं कहता रहा हूँ, बहुत सिंपल है कि अगर आपने अपना सिर्फ 5-7 किलो वजन भी कम कर लिया तो आपका बीपी
नॉर्मल हो जाएगा। हम्म, पर ये 5-7 किलो हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए। ये 5-7 किलो का ओके। वेट लॉस हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, जो कि कैलोरी डेफिशिएंट वाले मॉडल पे होना चाहिए। ओके। तो फिर इस सर तरह से कोलेस्ट्रॉल और ठीक है सर, ट्राइग्लिसराइड हर आता थैंक है तो उसमें भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर? मेहनत और डाइट को फॉलो कर सकते हैं। नहीं नहीं दीपालिका जी, मेरी बात को गलत मत समझिए। मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर किसी भी इंसान को अगर ऐसी कंडीशन है तो पहले जरूरी है उनको मेडिकेशन पे जाना, क्योंकि एक्सरसाइज करने लायक बनोगे ही आफ्टर द मेडिकेशन। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, आप मेहनत करोगे गिर जाओगे, तो पहले दवाई लेना जरूरी है ना। अच्छा, तो फिर सर आप जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लिए कुछ मेडिसिन? है तो, लेकिन ये दवाएं इतनी जल्दी असर नहीं करेंगी कि आप आज दवाई खाना चालू किए और परसों से आप मेहनत करना चालू करें। तो अगर आप आयुर्वेदिक दवाओं के साथ जाते हो तो वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना जरूरी है। तो जो 45 डेज पवन बुक सीरीज करना है, उसको 45 डेज की जगह 60 डेज कर लो, है ना। और आप आयुर्वेदिक दवाएं खाते रहो, फिर धीरे धीरे आप शुरू करके हो जाओ, चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। तो आयुर्वेदिक दवाएं खाना या एलोपैथिक दवाएं खाना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ। मैं ये एक कहना चाहती हूँ एक कि एक आप बात सजेस्ट कर एक सकते बात एक बात एक बात मैं और जोड़ देता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एलोपैथी दवाएं जहर हैं, आयुर्वेदिक दवाएं अमृत है। दवा दवा ही है, चाहे एलोपैथी की हो, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे होम्योपैथी की हो। दवा खाना नहीं है, दवाई खाना नहीं है। तो अगर आप चाहती हैं कि आप इसको बेहतर करें, तो इसको खाने की तरह उपयोग मत करिएगा। दवाई को दवाई जैसा ही उपयोग कीजिए। सर, ऐसा बोला जाता है कि होम्योपैथी की दवाइयाँ साइड इफेक्ट नहीं करती हैं, तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं क्योंकि है। साइड इफेक्ट तो हुए बिना कैसे रहेगा बॉडी में? भाई देखिए, मैं होम्योपैथी का जानकार नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको जी एक सर। कॉमन समझ दे रहा हूँ कि जी जब भी सर। कोई बायोकेमिक सॉल्ट आपके भीतर जाएगा, तो आपकी हम्म। बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करेगी? लड़ेगी। हम्म। आपकी बॉडी में कोई भी भस्म जा रही है, कोई भी मैं आयुर्वेद की दवाओं को भी सेफ नहीं मानता, क्योंकि ऐसी कई सारी रिसर्चेस प्रूव कर चुकी हैं कि आयुर्वेद की दवाएं भी नुकसान करती हैं। हम्म। तो दवा कोई भी अच्छा नहीं है, जब जरूरी हो तभी लीजिए। और जरूरत पे दवा न लेना बहुत बड़ी बेवकूफी है। जरूरत हो तो दवा अमृत है, और बिना जरूरत के दवा खाना जहर है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि न जबरदस्ती दवाई की ओर भागिए, न जबरदस्ती दवाई से भागिए। दो दो चीजें अच्छी नहीं। ठीक, चलिए हम बहुत लंबा समय इस पे खत्म कर चुके हैं। सर मेरा एक सवाल है। सर अभी आपने अश्वगंधा के बारे में, तो ये किस कंडीशन में लेडीज को लेना चाहिए? क्योंकि सर एक लेडीज है जिसको एक्सरसाइज करा रही है, उसकी सब रिपोर्ट ओके है सर, हीमोग्लोबिन, ये टीना जी, विटामिन डी का टीना भी जी, वो सब। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया मैंने किस कंडीशन में लेनी चाहिए। आप सुन ही नहीं रहे थे क्या? अभी तो बताया मैंने अश्वगंधा किस कंडीशन में लेनी चाहिए। दिमागी रूप से बताया तो सर वो थोड़ा सा बस उसको यह है कि एक तो मतलब जैसे कि डर सा फील रहता है और उसको ओवर थिंकिंग ज्यादा रहती है बस। भाई अगर स्ट्रेस कंडीशन है तो जी सर। अश्वगंधा 60 to 90 डेज तक एडवाइस की जा सकती है, हर लेकिन लेडीज के लिए सर। हर लेडीज के लिए नहीं भगवान। अगर स्ट्रेस कंडीशन है तो अब जी। ये आपका डिसीजन है कि वो स्ट्रेस में है या किसी और कारण से परेशान है। ब्लड रिपोर्ट तो ओके है सर उसकी सब कुछ। प्रभु प्रभु प्रभु, देखिए ऐसे ऐसे मैं कोई जादूगर तो नहीं हूं ना कि आपने बोला किसी का ब्लड रिपोर्ट ओके। मैंने आपको प्रॉपर एक यूजर मैनुअल बताया हुआ है कि सारी बातें पूछो, सब कुछ समझो, फिर पहुंचो डिसीजन पे। तो ऐसे हाँ। शॉर्टकट मत जंप करो।
शॉर्टकट मत जंप करो किसी इंसान से। जब तक आप बात नहीं करोगे, उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, कैसे समझ जाओगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, सारी डिस्कस करते हैं सर, फैमिली को लेकर, हस्बैंड को लेकर, सब पूछा हुआ है वैसे मैंने कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, पारिवारिक स्थिति को, हस्बैंड को लेकर कोई स्ट्रेस तनाव कुछ ऐसा। नहीं हाँ, पर है। वो अकेला अकेला फील करती है सर, किसी से मतलब ये बातचीत। अकेला फील करना ये तो उनकी कमी है। अकेला फील करती तो लोगों से मेल जोल बढ़ाए, हंसे खेले, लोगों से मिले। तभी ये तो तो सर मैंने सिर्फ उसे ये कुछ तो अलग सिर्फ क्लासेस में भी जोड़ा है। देखिए सीमा जी, पहले समझिए, मैं आपको ये चीज 20 बार बता चुका हूँ सबको कि किसी भी पेशेंट को अननेसेसरी दवाई नहीं खिलाओ। अब आपने खुद बोला ना कि अकेला फील कर, तो अकेलेपन का इलाज दवाई से हो सकता है क्या? हम्म? नहीं सर, तो फिर दवाई क्यों देना? मैंने इसलिए उसको गीता क्लास से जोड़ा सर, कि आप पढ़ा करो 1 घंटा गीता गीता क्लास से क्लासेस। अकेलापन दूर होगा। मुझे सबसे खाना बातचीत है होगी सर आम, ऐसे सुनिए सुनिए, ऑनलाइन क्लासेस में। सुनिए, सुनिए, सुनिए। मुझे खाना है आम, ठीक, मुझे आम बहुत पसंद है। हाँ जी। आप मुझे कह रही हैं कि यार आम तो बहुत महंगे आते हैं, छोड़ो तुम आम मत खाओ, तुम ऐसा करो यार अमरूद खा लो, अमरूद बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। जी। अब अमरूद चाहे अमृत हो, लेकिन मेरे किस काम का, मुझे तो खाना आम है। जी सर। समझ रहे हैं? तो गीता क्लास बहुत अच्छी चीज है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ गीता वो क्लास सर बुरी चीज। इसीलिए जिससे उसका बातचीत में और लेडीज से बातचीत करें, और ऑनलाइन माध्यम से बातचीत हो दूसरी लेडीजों से भी, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग एक बात स्टेट से बताइए जुड़ी हुई है। सीमा जी, एक बात बताइए, हाँ जी। बातचीत जो है वो कैसे होती है? मैं राह चलते रोज हजारों लोगों को देखता हूँ, क्या सबसे बात कर सकता हूँ? नहीं सर। नहीं। मैं कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ हजारों लोग आते हैं, क्या मैं सबसे परिचित हूँ? नहीं सर। तो बातचीत तो मैं उन्हीं से करूंगा ना जिनसे मेरा रेगुलर वास्ता होगा। तो बातचीत मैं अपने पड़ोसी से कर सकता हूँ, अपने दोस्तों से कर सकता हूँ, अपने रिश्तेदारों से कर सकता हूँ, अपने परिवार के लोगों से मिल कर सकता हूँ, है ना? बाहर तो मैं बातचीत करने नहीं जा सकता। नहीं सर। आपसे भी मैं बातचीत नहीं कर सकता हूँ। एक बात बताइए, अगर आपसे ही बात करूं तो मैं क्या आपसे अपने पर्सनल जो मेरे सियापे हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा? नहीं करूंगा ना। नहीं सर, तब बिल्कुल फिर नहीं। आपसे भी मेरा रिश्ता एक लिमिटेड रिश्ता है। जी, कहने एक का टीचर मतलब स्टूडेंट का। ये मैं मतलब बता जी। रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है कि जिसको जो चाहिए वही देने से उसको फायदा होगा, न कि उसको ये कहने से कि बेटा देखो ये तो नहीं मिल रहा है लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप समझें कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। किसी भी इंसान का किसी से बात ना करना ये बहुत बड़ी समस्या है। ये दवाई से नहीं सॉल्व होगी। हम इंसान जो है वो सामाजिक पशु है। तो प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ ये मत समझो कि किसी इंसान को कुछ मैजिकल हमने ऐसे बटन दबाया और ठीक हो गया। पहले जरूरत है किसी भी इंसान से 1 बार, 2 बार, 4 बार, जब तक आप उसको अच्छे से ना समझ जाओ बात करो। और बात करने का तरीका भी ऐसे नहीं है कि आपने बस वो क्वेश्चन आंसर सेट कर लिए और पूछ लिए। अगर उसने कोई चीज बताई, मानो उसने कहा कि मुझे सर पे भारीपन होता है, तो पूछिए सर जी। पे भारीपन क्यों होता है, कब होता है, आखिर क्या कमी होती तो होता है। अच्छा भारीपन होता तो आप क्या करते हो? समझ रहे हो? तो एक सवाल से कई सवाल जुड़ेंगे तब जाके आप उसके गहरे मन को समझ पाओ। जी सर। तो किसी भी पेशेंट से बात करना जो डायग्नोसिस का तरीका है, ये एक ऐसी स्किल है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये कोई सिखा नहीं सकता। जब तक आप 2, 4, 10, 50 लोगों से बात नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगी। आपने देखा होगा ना अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बात करने में महारत हासिल होती है। वो किसी से भी हाँ बातें करने चालू कर दे और थोड़ी देर में उससे परिचित हो जाएंगे। हैं? जी। मुझे याद है कि रेलवेज में कई सारी ट्रेन जर्नी ऐसी सर रही। 1 घंटे में ऐसे लगते हैं, बरसों से रिश्तेदारी है इसके साथ हमारा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि रेलवेज में मैंने हाँ। ये बहुत फ्रीक्वेंट देखा है कि लोग एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, बाद में उनके मोबाइल नंबर ले जाते हैं, भले उनको कभी कॉल ना करें।
लेकिन वो 2 4 10 15 घंटे की जो जर्नी होती है ना उनके साथ की, उसमें वो बड़ी सारी बातें कर लेते हैं। तुरंत फोन नंबर मांगने लगते हैं, अपना नंबर दे दीजिए। तो ये जरूरी है कि आप अपने भीतर विकसित करें इसको। ठीक है, चलिए आज हमने जी सर। पूरा थैंक सब्जेक्ट यू का सर। टाइम खत्म कर दिया। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट में रखेंगे, आपका पूरा टाइम गड़बड़ हो गया। चलिए आइए हम बात करने वाले थे आज हमने। जी निधि बोले। सर से 15 मिनट्स है। हाँ 15 मिनट या तो में क्वेश्चन आंसर भी खत्म कर दीजिए। नहीं मैं नहीं तीन सर, चार परवीन जी सर, 15 मिनट से भी टॉपिक तो हो ही जाएगा सर, आप करवा तीन लीजिए। तीन चार बीमारियां सोच के आया था मैं कि आज एक साथ साथ 3 4 बीमारियां खत्म कर देगा। एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन। सर सर प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि है ना, क्वेश्चन बाद में ही ले तो बात ज्यादा बेटर है। चलिए चलिए आ जाइए आ जाइए। ये आप अपने लिए भी ध्यान रखिएगा। सर हाँ अभी इस बार तो नहीं पूछा मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको, आप भी खुद। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो आज हम बात कर रहे हैं गैस और एसिडिटी को। ठीक, गैस और एसिडिटी ये बहुत कॉमन बीमारी है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली किसी का पेट दबाओगे, पेट टाइट मिलेगा या काफी सारा उससे गैस पास हो रही है, तो ये बहुत कॉमन हो जाता है समझ पाना आपके लिए कि ये क्या है, गैस है या एसिडिटी है, ये क्या है। तो इसको समझना कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता। ठीक है, सो गैस और एसिडिटी समझना ये बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी इंसान को अगर आप गैस के लिए या एसिडिटी के लिए बात करें तो 2 3 4 उसको सिम्टम्स मिलेंगे। क्या मिलेगा? एक तो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स होगा, मतलब हार्ट बर्न जैसा, ऐसा लगेगा मुंह में कुछ खट्टी डकार आ रही, जलन सा हो रहा है, चेस्ट पे बर्निंग हो रही है, समटाइम पेन हो सकता है, पेट बहुत टाइट और ब्लोटेड फील कर सकता है, नोजिया हो सकती है। सो ये सब कुछ जो सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं किसी को, तो ये हम पूछेंगे कितने लगातार ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, कितने फ्रिक्वेंसी में ये आपको रिपीट होता है, हर रोज हो रहा है या कभी कभी होता है, खाना खाने के बाद होता है या खाना खाने से पहले होता है। तो हमने एक तरीके से उसकी लाइफस्टाइल समझने की कोशिश की। तो अगर किसी को भी गैस या एसिडिटी की समस्या है तो ये पित्त और वात का इम्बैलेंस माना जाता है। इसमें क्या होती है कि आपका पाचक अग्नि कमजोर हो जाती है, बहुत ज्यादा आम बनने लगता है। तो ये आम जो है ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देगी। ये कई बार मानसिक हो सकती है, कई बार इनएक्टिविटी या खाने से हो सकती है। तो किसी को भी गैस, एसिडिटी 3 कारणों से हो सकती है। मेंटल कंडीशंस, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, गलत खान पान से, लंबे समय तक खान पान न हो, अगर उसका लॉन्ग टाइम तक फास्टिंग रहे तो भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉमन जो है, आप देखोगे किसी को कि ब्लोटेड फील होता है, बहुत हैवी फील होता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटी कम कर रहे हैं, तो पाचक अग्नि कमजोर हो जाती है, डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। जितने लंबे समय तक खाना स्टमक से इंटेस्टाइन में रहेगा उतना ज्यादा गैस फॉर्मेशन होगी। तो अगर किसी को इस प्रॉब्लम के लिए आप कनेक्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है, उसके सिम्टम्स को समझना है, फिर उसको लाइफस्टाइल इंप्रूव करने की सलाह देनी। सो लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में जो मेजर सलाह होगी आपकी, वो सबसे पहली चीज होगी कि भैया टाइम से खाना खाओ और टाइम से पानी पियो। तो अगर कोई टाइम से खाना खा रहा है, टाइम से पानी पी रहा है, तो बहुत हद तक ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंट मील्स और रेगुलर इंटरवल पे, लाइक 3 4 घंटे के अंतराल पे खाना खाओ, या फिर जब भी खाना खाते हो रोज उसी टाइम पे खाना। पानी की मात्रा अच्छी रखो, बहुत ज्यादा स्पाइसी या बहुत ज्यादा फ्राइड फूड से बचो। ठीक, और कम से कम 15 से 20 मिनट का वज्रासन करो, जिससे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पे ब्लड सप्लाई अच्छी मिले। तो ये क्या करेगा, सिस्टमेटिकली आपको इम्प्रूवमेंट दे देगा। पर अगर आप किसी को जल्दी आराम दिलाना चाह रहे हो तो ये अविपत्तिकर चूर्ण जो है ये बहुत काम का है।
जिसको भी बहुत ज्यादा गैस बन रही है उसके लिए अच्छा है। इसमें जो कल मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा केयर और स्ट्रेंथ वाली एक चीजें समझाऊंगा, उसमें कुंजल और संख प्रक्षालन बहुत काम आने वाले हैं। तो अविपत्तिकर चूर्ण जो है ये बहुत काम की चीज है। 3 से 5 ग्राम अगर हल्के गुनगुने पानी से ले लिया जाए तो ये एसिडिटी और गैस में बहुत आराम दिलाता है। कामधुंधा रस जो है ये अक्सर जो पित्त है आपका, जो उसको कम करके आपको लाइट फील कराती है। तो जो लोग ना बहुत हैवी फील करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये आपको टैबलेट फॉर्म में भी मिल जाएगी, और ये आप अगर सिरप फॉर्म में देखते हो तो वो वहां पे भी मिल जाएगा। पर टैबलेट फॉर्म में जो वैद्यनाथ का है ये काफी इफेक्टिव है। सो एक टैबलेट दिन में 2 बार दूध या शहद के साथ ले लिया जाए। अब शहद के साथ कैसे टैबलेट लोगे? 1 चम्मच शहद लिया, टैबलेट को क्रश करके उसमें मिला दिया और उसको चाट लिया, या फिर खा के और ऊपर से दूध पी लिया। पंखवटी ये भी बहुत काम की दवाई है। ये गैस रिलीज करने में या पाचन कमजोर है तो उसको इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा है। शंख जैसा पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल को सपोर्ट करने टॉनिक जैसी मेडिसिन है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है किसी को भी अगर गैस और इंडाइजेशन हो तो। शंखवटी एक टैबलेट दिन में 2 बार। आरोग्यवर्धनी वटी जो है ये भी एक टैबलेट दिन में 2 बार। ये लिवर को डिटॉक्स करती है, डाइजेशन को प्रमोट करती है। ठीक। ये हींग वास्टक चूर्ण जो है ये बेसिकली गैस, ये हींग जैसा होता है ना, तो हींग का ही हींग से बना हुआ एक चूर्ण है जो गैस को रिमूव करेगा और ब्लोटिंग को कम करेगा। तो ये एसओएस में ली जा सकती है। बाकी की दवाएं आप, अच्छा एक चीज मैं आपको ये नहीं बताता हूँ ड्यूरेशन कितना लेना है। तो ये समझिए कि पहले कोई भी मेडिसिन लेनी है तो फर्स्ट 7 डेज लेने के बाद एक बार रिव्यू करें कि कौन सी मेडिसिन से कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर मेडिसिन 7 डेज के बाद ठीक है तो जो सिम्टोमेटिक रिलीफ करने वाली मेडिसिन उनको हटाई जा सकती है, और जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट देने वाली मेडिसिन है उनको कंटिन्यू किया जा सकता है 30 to 45 डेज तक। ठीक है। तो जब भी आप मेडिसिन का यूज करेंगे इस तरीके से यूज कीजिए। फिर अगली जो बीमारी है हमारी कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन ये बड़ी मजेदार बीमारी, मुझे लगता है ये जिसको होता है वो सबसे बड़ा गधा इंसान होता है, और ये आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लोगों को होता है। सो कॉन्स्टिपेशन होता ही सिर्फ और सिर्फ किस कारण से है? इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, हाइड्रेशन कम होना, फाइबर कम होना, स्ट्रेस ज्यादा होना। तो अगर कोई अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव कर ले, पानी अच्छे से पिए, तो उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। स्ट्रेस कम करना है मतलब एक्सरसाइज करनी है, पानी ढंग से पीना है और फाइबर वाला खाना खाना, मतलब ठीक ठाक खाना खाना है। बहुत ज्यादा ऐसा फ्राइड और बहुत स्पाइसी और बहुत ऐसा खाना नहीं खाना जो हाथों में चिपके, तो मैदे वैदे वाला खाना ज्यादा नहीं खाना। तो कॉन्स्टिपेशन कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तब तो दवाई लेना है, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन को आप लाइफस्टाइल से इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। ये वात का इम्बैलेंस है तो इसमें अक्सर आपको ड्राइनेस वगैरह मिल सकती है। इसमें कई बार कुछ लोगों को गैस वैस बहुत बन सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा गैस पास होगी, लेकिन फिर भी आपकी आंतें कमजोर हो जाएंगी। कॉन्स्टिपेशन समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से भी होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्ट्रेस मॉनिटर करता है। तो इसमें हार्ट स्टूल होना, ब्लोटिंग होना और हेडेक होना, ये 3 बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं। तो आप देखोगे जिसको पेट साफ नहीं होता ना वो सुबह सुबह बहुत लो फील करता है, इरिटेटेड फील करता है, बिकॉज उसका ब्रेन अच्छा काम नहीं करता। तो कॉन्स्टिपेशन सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल की बीमारी है। समटाइम ये स्ट्रेस एसोसिएटेड भी हो सकती है। तो आपको स्ट्रेस दूर करना है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना है, कॉन्स्टिपेशन इम्प्रूव हो जाएगा। जब एकदम सीवियर कंडीशन में हो तो कुंजल और संख प्रक्षालन अच्छी यौगिक प्रैक्टिसेस है। साथ साथ त्रिफला चूर्ण ये मतलब ऐसा है जो बहुत सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं, लोग उसके आदती होते जा रहे हैं। तो त्रिफला चूर्ण बहुत लंबे समय तक नहीं लेना, नहीं तो ये आदत बना दे। ठीक है।
त्रिफला चूर्ण बहुत लंबे समय तक नहीं लेना, नहीं तो ये आदत बना देगा। अभयारिस्ट, ये 15 से 20 ml, ये बाउल मूवमेंट को ठीक करता है। तो अगर किसी की इंटेस्टाइन ना इरेगुलर है, जैसे आईबीएस की कंडीशन है या कुछ है, तो अभयारिस्ट ये बहुत अच्छी चीज है। पंचाक्षर चूर्ण जो है ये भी, अगर किसी को पुराने टाइम से कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, पाचन अच्छा नहीं होता, तो ये इंटेस्टाइन की फ्लोरा पे ना जो चिकनाहट कम हो जाती है उसको बढ़ाता है। तो ये बेसिकली जो है स्टूल सॉफ्टनर जैसा काम करता है। तो ये आप एज ए स्टूल सॉफ्टनर यूज कर सकते हो। ये एरेंड वाला तो मुझे लगता है कि आप एरेंड का तेल पी लो, ज्यादा अच्छा है। अगर जैसे किसी को बहुत हार्ड स्टूल आ रहा है ना, जैसे बकरी का स्टूल होता है, या ऐसे पीस पीस में स्टूल आ रहा है बच्चे को या बड़ों को, तो आप अगर 10 to 15 ml कैस्टर ऑयल पिला देते हो किसी को, तो वो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज ये आप एरंडोसिका हरितिका जो है, हरित की, ये ले सकते हो, ये भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन आप सीधे अगर कैस्टर ऑयल लेते हो तो भी अच्छा हार्ड स्टूल में। इसबगोल, ये अगर किसी को माइल्ड कॉन्स्टिपेशन रहता है, फाइबर की कमी रहती, तो ये भी अच्छी चीज है, ये भी नेचुरल है। तो इसको थोड़े लंबे समय तक भी दिया जा सकता है जिनको फाइबर की कमी है। तो कॉन्स्टिपेशन ठीक करना सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम है। मुश्किल तब है जब आपका पेशेंट आपकी बात ना माने, पैदल ना चले, खाना ढंग से ना खाए, और आराम अच्छे से ना करे, मतलब नींद अच्छी ना ले, पैदल ना चले, और खाना टाइम से ना खाए। अगर खाना टाइम से खा रहा है, पैदल चल रहा है और नींद अच्छी ले रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन में राहत बड़ी जल्दी हो जाती है। सो कॉन्स्टिपेशन ऐसी बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस नहीं है, तो इसको आप आराम से ठीक कर सकते हैं। अगली कंडीशन जो है वो बहुत कॉमन देखने को मिलेगी आपको, लिवर माल फंक्शन या फैटी लिवर। फैटी लिवर को डायग्नोज करने के लिए अल्ट्रासाउंड एक सबसे अच्छा तरीका है ना। होल एब्डोमेन का जो एक यूएसजी करते हैं ना, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसमें पता चल जाएगा कि लिवर की मार्जिन्स बड़े तो नहीं, लिवर मोटा तो नहीं हो रहा है, लिवर बड़ा तो नहीं हो रहा। तो ठीक है, अगर किसी को फैटी लिवर है तो ये इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। वैसे भी फैटी लिवर में क्या होगा, इंसान ज्यादा थकेगा, उसका स्टेमिना कम हो जाएगा, पेट पे थोड़ी चर्बी ज्यादा दिखेगी उसको, उसका खून कम हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो ये सब कुछ फैटी लिवर के इंडिकेशंस हैं। इसके अलावा फैटी लिवर को डायग्नोज करने के लिए लिवर फंक्शन टेस्ट करके देखा जा सकता है, जो इंटरनल सूजन और बाकी चीजें भी डिस्टर्ब हो तो बता सकती है। तो अगर किसी का एसजीओटी एसजीपीटी डिस्टर्ब है, तो समझो लिवर सेल सब डैमेज होने के कगार पे हैं, संभल जाने की जरूरत है। अगर किसी का बिलिरुबिन ज्यादा है, तो समझिए उसके खून की सेलें जल्दी जल्दी मर रही है, इस वजह से बिलिरुबिन का परसेंटेज ज्यादा है। तो फैटी लिवर अगर किसी को डायग्नोज हो गया है, तो जनरली उसमें थकान बहुत ज्यादा मिलेगी, हैवीनेस रहेगा, और डाइजेशन पुअर रहेगा। तो कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी उसको लूज मोशन हो सकता है। तो अगर ऐसा आप फ्रिक्वेंट देखते हो, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, और ये आईबीएस नहीं है, तो आपको पक्का एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेना चाहिए कि कहीं ये फैटी लिवर तो नहीं है, या लिवर फंक्शन टेस्ट करके देख लेना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये फैटी लिवर का कंडीशन मिलेगा, तो ये बेसिकली पित्त और कफ की वजह से प्रॉब्लम आएगी। ये, या फिर यकृत जो है, लिवर जो है, वो सही तरीके से खुद को डिटॉक्स नहीं कर रहा, तो आएगा। तो लिवर पे जब भी ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, तो ये प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। लिवर पे ब्लड सप्लाई तभी डिक्रीज होगी जब लिवर के ऊपर फैट सेल्स का डिपोजिशन होगा, मतलब विसरल फैट परसेंटेज अगर बढ़ेगा, तो लिवर पे ब्लड सप्लाई कमजोर हो जाएगी। तो ये सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज है अल्कोहल, क्योंकि जब आप अल्कोहल पीते हो, तो लिवर सबसे पहले अल्कोहल को प्रोसेस करने में लग जाती है, और जिससे लिवर की सेल्स डैमेज होते हैं। तो जो लोग बहुत फ्रीक्वेंट अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें लिवर डैमेज होने की संभावना ज्यादा होगी।
ठीक। तो लिवर डिजीज में अल्कोहल का कंजप्शन बंद कर देना है, फैटी फैटी चीजें नहीं खाना, मतलब ट्रांस फैट वाली चीजें, फ्राइड चीजें नहीं खानी है, जितना हो सके फ्रेश चीजें खानी है, लो कैलोरी वाली चीजें खानी है, अच्छा फैट जरूर खाना है। तो हाई प्रोटीन अच्छा फैट ये लिवर के लिए अच्छे दोस्त हैं। जाना प्लीज खुद को म्यूट कर दीजिए। उसको मारा है ना, वो जल्दी बंद करा, पुलिस वाला भी आ रही है। तो ये बहुत जरूरी चीज है अगर आपको फैटी लिवर समझना और इम्प्रूव करना है। फैटी लिवर में एक्सरसाइजेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, साथ साथ रेस्ट और खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर किसी को खाना अच्छे से नहीं पच रहा है तो फैटी लिवर अक्सर होने की संभावना होती है। कोई बहुत फैटी खाना खा रहा है, बहुत ट्रांस फैट वाला खाना खा रहा है, तो भी उसको फैटी लिवर होने की संभावना है। कोई बहुत कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहा है तो भी उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो सकता है। ये आजकल बड़ा ट्रेंड में है, नॉन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज। तो इसके लिए आपको खाना अच्छा खाना है और पैदल रोज चलना है। तो अगर कोई इंसान फैटी लिवर को रिवर्स करना चाहता है, 30 डेज में चेंजेस दिखेंगे। दिन में 5 बार कम से कम 1.5 किलोमीटर पैदल चलना है हर बार। सो क्या करना है, एक बार आप निकले 15 मिनट पैदल चल के आए, फिर अपने काम में लग जाओ, फिर 2-3 घंटे बाद फिर निकल जाओ, 15 मिनट पैदल चल के आओ, फिर अपने काम में लग जाओ। तो ऐसे 15-15 मिनट पे 1.5-1.5 किलोमीटर की 5 वॉक्स करनी है आपको, और विद इन अ मंथ आपका फैटी लिवर इंप्रूव हो जाएगा। तो फैटी लिवर का इलाज सबसे आसान इलाज है। अब ये इलाज में अगर आप कुछ मेडिसिन यूज करना चाहते हो तो आरोग्यवर्धनी वटी, ये दिन में 2 बार एक टैबलेट, ये लिवर को डिटॉक्स करेगा, फैटी लिवर में हेल्प करेगा। भूमि आंवला, ये बड़ा कॉमन है, भूमि आंवला लिवर हेल्थ के लिए। सो भूमि आंवला का ड्राइड फॉर्म में चूर्ण भी आता है और भूमि आंवला का जूस भी आता है। ये भूमि आंवला आपको अक्सर आपके पार्क पार्क में मिल जाएगा, छोटे 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 इसमें दाने दाने से फल होते हैं, घास होती है एक तरह की। तो ये भूमि आंवला जो है लिवर रीजनरेशन, लिवर सेल्स को रीजनरेट करना में बहुत हेल्प करता है। तो बहुत सारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लिवर डैमेज हो रहा है तो भूमि आंवला अमेजिंग रिजल्ट करता है। तो 5 ग्राम या 10 से 15 ml लीवर रीजनरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो एक तरीके से भूमि आंवला इज लिवर टॉनिक। ठीक। और कालमेघ घनवटी जो है ये भी डिटॉक्स करती है, ये भी बहुत अच्छी लिवर टॉनिक है, क्योंकि ये दवाइयां जो है सपोर्ट कर सकती हैं सेलुलर फंक्शंस। ठीक है। तो यकृत परिहारी लहू जो है, ये लौह जो है ये टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं, ये लिवर को सपोर्ट करता है फैटी लिवर कंडीशन में। और सबसे आसान मेडिसिन है Li52, ये बहुत फेमस मेडिसिन है लिवर सपोर्ट करने के लिए। तो ये जितनी दवाएं आपने पढ़ी लिवर के लिए, कोई भी सिस्टमेटिक मेडिसिन नहीं थी, सब सपोर्टिव मेडिसिन है। तो इनमें से कोई भी एक या दो दवाई आप दे सकते हो। तो जैसे क्या दे सकते हो, किसी को Li52 दे दिया, साथ में भूमि आंवला दे दिया, या किसी को आपने काल में घनवटी दे दी, साथ में आपने भूमि आंवला या आरोग्य वर्धक दे दी। तो भूमि आंवला किसी को भी दिया जा सकता है, ये रीजनरेशन में बहुत है। ठीक है। तो ये हो गए आपके फैटी लिवर की कंडीशन। तो इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ और कंडीशंस आती हैं, जैसे कोलाइटिस या अल्सर। सो अल्सर और कोलाइटिस ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें एक्सरसाइज करने से तकलीफ बढ़ सकती है, इसीलिए यहाँ लिस्ट में वो बीमारियां मैंने नहीं मेंशन की थी। तो अगर अल्सर या कोलाइटिस है तो इसमें खाने पीने के परहेज के साथ साथ मॉडर्न दवाइयाँ ज्यादा समझदारी होंगी, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, ये आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकती है। तीसरी इसी के साथ एक एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जो कि कॉन्स्टिपेशन का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसको आप पाइल्स कहते हो या हेमराइड्स बोलते हो, बबासीर बोलते हो। तो ये पाइल्स जो है, ये जब लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपकी एनल कैविटी के पास ब्लड फ्लो अच्छा होता है, मसल्स वीकन होती है और एडिशनल मस्से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि अच्छे डाइजेशन को सपोर्ट करना और ये
कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन मेरिकल करती हैं। पर अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो मैं कहूंगा आप उनको किसी अच्छे आयुर्वेदा या किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास भेजिए, क्योंकि वहां पे ल्यूब्रिकेशन और काफी चीजों की बहुत जरूरत होती है। तो ये हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स। अभी इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉमन प्रॉब्लम्स है। कल हम डाइजेस्टिव हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एक्सरसाइज वाला पार्ट क्या होगा, या फिर न्यूट्रिशन वाला पार्ट कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। एक्सरसाइज क्या हो सकती है, आसन क्या हो सकता है, प्राणायाम क्या हो सकता है, ये कल समझेंगे। पर बेटर डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हम पहुंचेंगे मेटाबॉलिक डिजीज की। तो सर एक मेटाबॉलिक क्वेश्चन था पूछिए। कि जैसे मेरे को अभी साल 2 साल से, क्योंकि बात की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई मेनोपॉज के बाद में, तो मुझको जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है। मतलब कॉन्स्टिपेशन का मतलब है मोशन होता है, लेकिन अर्ली पहले तो सुबह उठते ही जैसे मैं 5 बजे उठती थी तो मोशन होता था, अब मुझको 7-8 बज जाते हैं। तो डॉक्टर ने ये बोला कि मेनोपॉज के बाद में वात की प्रॉब्लम जनरली बढ़ जाती है, और उसकी वात की प्रॉब्लम की वजह से आते, क्योंकि ड्राई हो जाती है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन नेचुरल है। तो क्या सही चीज है ये? बिल्कुल, ये आप अगर इसबगोल थोड़े दिन लोगे तो आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया भी था कि अगर हम्म। आप नेचुरल ल्यूब्रिकेशन चाहते हो या फाइबर मेंटेन करना चाहते हो तो इसबगोल बहुत आसानी से लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने ये अभया रेस्ट का जिक्र किया था, जो कि बावल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। जी सर। ठीक है, तो अभया रेस्ट जो है ये आप ले सकती हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी दवाई है। हाँ जी सर, पर अभी जैसे अभी कल परसों, क्योंकि आप मैंने आपसे बीपी के लिए पूछा था, तो आपने मुझको दशमूला रिस्ट और वो द्राक्षासव बताया था। तो उसके साथ ये कंटिन्यू करूँ या पहले कुछ दिन वो जरूरत लेकर जरूरत देखूं? नहीं है, इसके लिए आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको सिर्फ दिन में 5 बार पैदल चलना है, जी पंद्रह सर। पंद्रह मिनट पानी अच्छे से पीना, और रोज सुबह जब उठते हो ना, पानी पी के थोड़ा पैदल चल के वॉशरूम पे जाके पॉट पे बैठ जाना। ठीक है तो सर। 10-15 दिन तक मोशन हो ना हो, रोज आपको 10 मिनट पॉट पे बैठाना है। ठीक, रोज जाके 10 मिनट पॉट पे बैठिए। आप देखोगे 10-15 दिन बाद आपको मोशन आने लगे, जी सर। सिर्फ आपको जाके पॉट पे बैठना। और सर जैसे अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक डॉक्टर, वो ये बोलते हैं कि अगर 2 या 3 दिन बाद तक मोशन हो जाता है तो उसको आप कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन नहीं दे ये सकते। आयुर्वेद वाले ये डॉक्टर भी सही? यही कहते हैं, लेकिन जी मैंने सर। आपको सिर्फ टाइम को अर्ली करने के लिए ये हाँ कॉन्स्टिपेशन जी। है। आप जी जाके आप सर। पॉट पे बैठोगे तो टाइमिंग सेट हो जाएगी। बेसिकली ये क्या है कि किस टाइम पे आपके इंटेस्टाइन का मूवमेंट एक्सेलरेट हो रहा है, जो कि ओके सर। उठने के तुरंत बाद हो तो बेहतर माना जाता है, जिससे बाकी के सिस्टम अकॉर्डिंगली एक्टिव होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि 5 बार दिन में पैदल चलिए 15-15 मिनट, और नियम से जाके रोज पॉट पे बैठ जाइए, उठने के आधे घंटे के भीतर पानी वानी पी के थोड़ा पैदल चलते। तो ये जब आप लगातार 10 दिन 15 दिन करोगे तो आप देखोगे आपको मोशन जल्दी होने लगे। ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ये और बेसिकली सर इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा नहीं है। मेनोपोज के बाद में वात की प्रॉब्लम होना नेचुरल पता है जैसे डॉक्टर, तो वो क्यों? भाई नेचुरल नहीं है, लोग मसल्स की एक्टिविटी रिड्यूस कर देते हैं इसलिए बात बढ़ता है। एक अच्छा। बात बताइए, किसी भी इंसान को मसल्स की एक्टिविटी जब रीजनरेट होगी तो मसल्स क्या करेंगी, मसल्स टॉक्सिन ज्यादा बनाएंगी, तो वात हम्म। बढ़ेगा। वात क्या है, वात आपके सेल्स के भीतर का एयर ही तो जी। है ना। हमने पढ़ा था ना, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो जब सेल्स के भीतर सेल्स कमजोर होंगी तो ज्यादा एयर नहीं स्टोर कर पाएंगे, बाहर निकाल देंगे। तो जब आपकी बॉडी में एयर का इम्बैलेंस होगा, वात गड़बड़ हो जाएगा। तो वात को बचाने से कम करने के लिए आपको फैट सेल्स की जरूरत होती है, इसीलिए ईस्ट्रोजन की जरूरत होती है। तो आप थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना चालू की, वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसीलिए आप देखो मेनोपॉज के बाद वेट भी बढ़ता है, मैंने पहले भी बताया था। हाँ सर, मेरा साल भर के अंदर बढ़ गया, 5 किलो 6 किलो बढ़ गया। तो बस आप मेहनत करिए, पैदल चलिए, थोड़ा मसल्स एक्टिविटी करिए, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ये बीमारी नहीं। जी सर। सर सर पाइल्स एक दो तरह क्वेश्चन की था। होती है, फिशर वाली और ब्लेड वाली। तो दोनों में एक ही ट्रीटमेंट देना है? क्या कह रहे हैं? सर पाइल्स दो तरीके की होती है ना, एक तो होती है फिशर वाली और एक होती है ब्लड वाली।
हिमा जी, शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा जब भी किसी को पाइल्स की ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको किसी एलोपैथी या आयुर्वेदा फिजिशियन के पास भेजना है, हमें कोई दवाई नहीं देनी, इसीलिए इस पे नहीं लिखा था। ठीक क्योंकि है सर। पाइल्स ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड लॉस हो सकता है और सीवियर डैमेजेस हो सकते हैं। ब्लड लॉस जब भी हो, अगर उसको टाइमली मैनेज नहीं किया जाएगा तो ये लंबे समय के लिए कमजोरी और बीमारी ला सकती है। तो इसलिए पाइल्स का ट्रीटमेंट इसमें नहीं लिखा गया था। हाँ, पाइल्स जब तक इनिशियल स्टेज पे है, जब तक कॉन्स्टिपेशन है, तब तक कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर लो तो पाइल्स नहीं होगी। लेकिन अगर हो चुका है तो फिर आप उसको किसी सही एलोपैथी या आयुर्वेदा फिजिशियन को मिलो और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। खुद से अगर इसमें हम ट्राई करेंगे तो हम कहीं ना कहीं असफल होने की संभावना बढ़ा दें। और सर इसबगोल लेने से क्या बॉडी मतलब एडिक्शन हो जाता है इसबगोल का? इसबगोल पे ऐसा कुछ रिसर्च नहीं मिली है, लेकिन हाँ कई हम्म। और चीजें जैसे त्रिफला वगैरह में एडिक्शन के चांसेस रहते हैं। और ओके। जितनी एलोपैथिक दवाएं हैं, वो सभी अडेप्ट करती हैं, क्योंकि ये आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ाती है, तो ब्रेन क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, चल ठीक है ये कर लेगा, मेरे को क्या करना। तो जी ब्रेन जो सर। है ना अपना काम छोड़ देता है। जैसे आप देखो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पापा कई सारी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं। यस सर। आप में से कुछ लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा। मुझे याद कि मुझे बहुत छोटी एज में सब्जी लाने की जिम्मेदारी मिल गई थी, और ये जिम्मेदारी जब तक मैं घर नहीं छोड़ा तब तक मेरे जिम्मे ही रही। तो ये जिम्मेदारी क्यों मिल गई? क्योंकि पापा ने कुछ बार समझा दिया कैसे सब्जियां खरीदनी है, फिर बोलते थे जाओ लेके आ जाओ। और मैं क्यों जाता था? क्योंकि सब्जी खरीदते वक्त 2-4-10 रुपए में बचा लेता था, तो मेरा वो टैक्स हो जाता था। तो ये जो है, जब हम देखते हैं ना कोई किसी काम के लिए सक्षम हो जाता है तो हम उस काम के लिए थोड़े लापरवाह हो जाते हैं। ठीक ब्रेन भी वही करता है कि जब देखता है कि कोई मेडिसिन आके आपके इंटेस्टाइन की मूवमेंट को ठीक कर रही है, आपके इंटेस्टाइन की फ्लोरा को ठीक कर रही है, तो वो इस नेचुरल काम से फिर अपना पलड़ा साफ कर लेता है, फिर आपको जबरदस्ती उस पर एडिक्ट होना है। तो सर अगर किसी को सजेस्ट करें तो हम कितने दिन के लिए उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इतने दिन मैक्सिमम लेके स्टॉप? मैक्सिमम 90 डेज के लिए, त्रिफला 45 to 50 डेज के बाद बंद कर दें। जी सर। और अगर कोई ये ले रहा है तो 90 डेज मैक्सिमम। ओके। थैंक यू। सर ये पूछना था, एलएफटी से भी फैटी लीवर का पता चल जाता है क्या? एलएफटी से? हाँ, ये लिवर सेल्स डैमेज हो रही वो पता चल जाएगा। फैटी लिवर जो है वो नहीं पता चलेगा, उसके लिए तो आपको कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड चीजें देखनी होगी। लेकिन फिर भी अगर आप जब तक अल्ट्रासाउंड स्कैन करके नहीं देखोगे एग्जैक्ट फैट पोजीशन क्या है, नहीं समझ में आएगी। तो एग्जैक्ट ठीक फैट, है। विसरल फैट देखने के लिए अल्ट्रासाउंड सबसे आसान तरीका है, और सस्ता भी है। ब्लड टेस्ट महंगे होंगे, अल्ट्रासाउंड सस्ता हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड और सर एवरेज एक कॉस्ट जो है 300 से 500 रुपए है। और अगर आप किसी का एलएफटी और पीएफटी और लिपिड करते हो तो ये 700 से 900 रुपए में जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड सस्ता भी है और ज्यादा क्लियर डायग्नोसिस भी करते हैं। ठीक है सर, एक चीज और पूछना था सर, ट्यूबरक्लोसिस हम कवर करेंगे क्या क्लास में, या ये कवर हुआ है क्या किसी के? ट्यूबरक्लोसिस एक्चुअली इंफेक्शियस डिजीज है, और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम इसमें सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। हम इसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो सपोर्टिव रोल जो है हम इन्फेक्शियस डिजीज में जरूर डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एक्सरसाइज करके, अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खा के अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शियस कंडीशन में हम सपोर्टिव रोल पे होते हैं, ये हम क्यूरेटिव फेज पे नहीं जा सकते। ठीक है सर। सर बस एक जनरल क्वेश्चन था, अगर किसी को ये ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस होता है तो वो कितने टाइम तक लोगों से अपना मतलब आइसोलेटेड रखना चाहिए उस पेशेंट को, क्योंकि मेडिसिन तो आइडली इसकी एज पर गवर्नमेंट की। आइडली आइसोलेशन का कोई मतलब नहीं बनता है। डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो, जैसे उसका टॉवल यूज करना, उसका जूठे बर्तन यूज करना, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इससे डायरेक्टली वो कंटामिनेटेड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा सकता है। अदरवाइज आइसोलेशन की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा, जैसे 1 महीना 2 महीना ऐसा कोई टाइमलाइन? आइसोलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइक्रोवेक्टिन ट्यूबरकुलाई जो है ये हमारे एयर में है। जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी तभी हम इसके इन्फेक्शन से होते हैं।
तो इसलिए इसमें ट्यूबरक्लोसिस में कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर 3 महीने का भी रिफम्पिसिन आइसोनाइज यूराम्बोथाल का कोर्स हो गया है, तो फिर समझ लीजिए कि आगे 6 महीने में कोई दिक्कत और नहीं आएगी। ट्यूबरक्लोसिस की दवाएं रेगुलर खाना बहुत जरूरी है। दवाओं में अगर इंटरवल आएगा, मानो आपने 2 4 10 दिन के लिए दवाएं बंद कर दी फिर दोबारा चालू की, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। सो ट्यूबरक्लोसिस वैसे भी बहुत कम हो गया हमारे यहाँ, पर इसमें मेडिसिन खाना जरूरी है। इसकी कुछ स्टैंडर्ड मेडिसिन है, लाइक इथाम्बुटाल है, रिफेम्पसिन है। ये ये दवाएं जो है ये बहुत स्टैंडर्ड मेडिसिन है। तो इन मेडिसिन को रेगुलर खाना 6 से 9 महीने पूरी तरह से बैक्टीरिया को आपकी बॉडी में खत्म कर देता है। ठीक है सर, थैंक यू। तो टीबी के लिए तो बिल्कुल नहीं डरना किसी को भी। अगर मानो किसी की फैमिली में किसी को टीबी हो जाए तो बिल्कुल मत डरिएगा। बस उनका जूठा बर्तन मत यूज कीजिए, उनका टावल वावल कपड़े वपड़े मत यूज कीजिए। बाकी वो आपके साथ एक कमरा शेयर करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सर वो इसमें डिपेंड भी करता है ना कि टीबी कौन सा है, कहाँ बॉडी पार्ट में हुआ है। बॉडी में कहीं पे भी है तो वो आपके फ्लूइड और बाकी उसमें तो आ ही गया ना। लंग्स की टीबी को एक्चुअली हम टीबी मानते थे बहुत समय तक, लेकिन टीबी जो है लिवर में भी हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है, बहुत सारे ऑर्गन्स में हो सकता है। तो ये बैक्टीरिया कहाँ पे ज्यादा डोमिनेट हो गया है वो उस हिसाब से उस ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। तो टीबी जी सर, क्योंकि बहुत क्लोज रिलेटिव में किसी को डायग्नोज हुआ है और उसको भी मेडिसिन चल रही है, तो इनिशियली भी डॉक्टर ने 2 3 महीने के लिए, क्योंकि बच्चे फैमिली में छोटे हैं, तो हाँ, मना कर वही दिया मैं कि कह रहा अभी हूँ, उनसे। जिनको थोड़ा इम्यूनिटी इश्यूज है, जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो इम्यून सप्रेसेंट में है, ऐसे लोगों को थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन बाकी सबको ऐसे जरूरी नहीं। या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप उनके कांटेक्ट में आओ तो आप मास्क लगा लो, झंझट ही नहीं। मास्क लगा, क्योंकि देखो आप किसी को आइसोलेट कर दोगे, यूजली टीबी जो है ना थोड़ा सीनियर एज में ज्यादा डायग्नोस होती है। तो अगर किसी को इस तरीके से आइसोलेट कर दोगे ना तो वो बेचारा और ज्यादा परेशान हो जाएगा कि मैंने कौन सी आफत पाल ली। तो इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट करना अच्छा नहीं। हाँ, बच्चों को थोड़ा दूर रखो, या ऐसे लोगों बीमार लोगों को उनसे थोड़ा दूर रखो, ये ठीक है। चलिए, तो आज की बातचीत को यही खत्म और सर एक करते क्वेश्चन था एक सर, पूछना एक था। क्वेश्चन था। हैं। अर्ली एज में जो लोग दुबले पतले भी होते हैं उनको फैटी लीवर डेवलप होता है, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? अर्ली एज में फैटी लिवर जब बताया ना, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, वो भी वो थोड़ी देर पहले जो मैं आपको बता रहा था ना कि ग्लूकोज कितना स्पाइक करता है आपकी बॉडी में, उतना ज्यादा आपके लिवर को टॉर्चर उठाना पड़ता है। जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको कहानी बता रहा था ना कि आपके घर में एक गेस्ट आए तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन 15 गेस्ट, तो ठीक यही चीज। तो अगर कोई अपने खाने में लंबे समय तक गड़बड़ कर रहा है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खा रहा है, तो उसको अर्ली एज में भी फैटी लिवर हो सकता है। और जो अर्ली एज में अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी हो सकता है। तो अल्कोहलिक फैटी लिवर भी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी है। तो यानी टोटली खाने पीने की जो आदत है उसके ऊपर है बस ये। खाना पीना और सोना, ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, और मेहनत न करना तीसरी जरूरत है। क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हो और मेहनत कर रहे हो तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा होगा जो मजदूर तबके के लोग हैं, वो ऐसा बहुत ज्यादा फैंसी खाना नहीं खाते। उनको चावल हाँ, दे दो तो एक थाली चावल खत्म कर देते हैं, और उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सर ऐसे कुछ कुछ लोगों का डाइजेशन भी अच्छा रहता है, लेकिन डाइजेशन, देखिए डाइजेशन जो है वो प्रॉब्लम ही नहीं है। खाना खाना, पचाना और स्टूल बनाना ये प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पे बेस्ड होता है कि आपका स्टमक में HCl अच्छे से आ रहा है और आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया अच्छी है। तो आपको खाना खाने और पचा के उसको पास करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये फैटी लिवर खाना खाने की वजह से नहीं आता, ये आता है खाने को खाने के बाद यूज करने में। लाइक मैंने महीने के 10,000 रुपए कमाए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब उस 10,000 रुपए को खर्च कैसे करना। एक ही हम्म दिन में गया, जूता खरीद के ले आया, 10,000 खत्म। तो पूरे महीने भर क्या करूंगा, भिखारी बन के घूमूंगा। हम्म
लेकिन अगर मैं सिस्टमेटिकली पूरे महीने में 10,000 खर्च कर रहा हूँ तो समझदारी से खर्च करूंगा। तो आप खाने को खाने के बाद फिर बॉडी में कैसे यूज कर रहे हो, ये जरूरी है। अगर वो आप ना यूज करके सीधे इकट्ठा लिवर को दे दोगे तो फैटी लिवर हो जाएगा। ओके तो खाने ओके। से ज्यादा एक्टिविटी फैटी लिवर के लिए रिस्पॉन्स। डाइजेशन उसका अच्छा होना जरूरी है, डाइजेस्ट कैसे होता है खाना? डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ दो चीजों पे बेस्ड है, मैंने बताया ना, कि आपका स्टमक में HCl का सिक्रीशन और आपके इंटेस्टाइन की गुड डाइट। यस। खाना खाना और उसको पचा के स्टूल बनाना ये प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। जब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके लिवर के पास गया तब प्रॉब्लम चालू होती है। राइट। यूटिलाइज कैसे होता है वो ज्यादा हाँ, जरूरी है। मेहनत करके ना, जैसे मानो आपने 100 रुपए कमाए रोज और 100 रुपए रोज खर्च कर दिए तो मजे मजे। मानो आपने पहले ओके। से कुछ पैसे बचा के रखे, अभी आपने 100 रुपए कमाए तो आपको 110 रुपए खर्च करना पड़ेगा, तब आपका जो स्टोर्ड मनी है धीरे धीरे खत्म होगी। राइट। ओके सर, आया समझ। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन सर है और सर, खास रिलेटेड नहीं है सर। एक मेरे पास स्टूडेंट आई है, उनके जो है स्लिप डिस्क है, उनको अर्थराइज भी है, और वो 56 ईयर्स की हैं। तो सर उनको मैं क्या ट्रीटमेंट दूं, उनको देना चाहिए या नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या ट्रीटमेंट है, क्योंकि सर क्योंकि सवाल ही उनको सही नहीं स्लिप डिस्क समझ की रहा हूँ। प्रॉब्लम है ना सर। हाँ, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है ना उनको। भाई स्लिप डिस्क है तो देखिए ना कि बल्ज बने हैं। हमने बात की थी ना कि अगर डीजनरेटिव चेंजेस हैं तो न्यूट्रिशन रिलेटेड होगा, बल्ज बने हैं तो पॉस्चर रिलेटेड होगा। तो पहले आप उनकी MRI देखिए कि क्या सर प्रॉब्लम। रिपोर्ट मैंने सर आगे रिपोर्ट भी मैंने देखा है और आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही मुझे। मैंने ग्रुप में किया सर। अगर कोई और सुन पा रहा हो तो प्लीज रिपीट कर दे। नहीं सुन पा रहे। हेमा जी, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। ब्रेक कर रही है उनकी वॉइस। सर मैं क्वेश्चन पूछ लूं छोटा सा। जी। सर ये एनी टाइम लाइक सिरोसिस ये अपने गैस या एसिडिटी से रिलेटेड है क्या? लिवर सिरोसिस। सिरोसिस। लिवर सिरोसिस मतलब लिवर सेल्स डैमेज हो गई, अब इसमें कोई इलाज नहीं है, सिर्फ लिवर बदलना ही एक इलाज है। ओके। बट लिवर तो रीजनरेट हो सकता है ना? नहीं, लिवर रीजनरेट तभी होगा जब पुराना हटाओगे तभी तो। अगर लिवर में रीजनरेशन के लिए, जैसे मानो लिवर एक कितना बड़ा ऑर्गन है, 1.5 किलोग्राम, सो आधा सेल उसकी डैमेज हो गई। अब आधे सेल डैमेज होने के बाद जो आधा सेल है वो आपको एक मॉडरेट लाइफस्टाइल में जिंदा रखेगा। लेकिन अब अगर आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारोगे तो ये आधा सेल भी जो है धीरे धीरे डिजेनरेट है। तो ये पूरी तरह से लाइफस्टाइल एसोसिएटेड है कि रीजनरेशन किस किस स्पीड से हो। पर अगर डैमेज ज्यादा हो गया है, सिरोसिस होता ही तब है जब आपकी 60 to 80% सेल्स डैमेज हो जाए, तो लिवर श्रिंक कर जाता है, तब पता चलता है कि ये लिवर सिरोसिस है। सो लिवर सिरोसिस में रीजनरेशन बहुत मुश्किल काम है। वहां पे एक ही एम रहता है कि आप किसी फैमिली मेंबर का लिवर आधा ले लो, बाद में दोनों का लिवर बड़ा हो जाए। ये हो सकता है, ये रीजनरेशन पॉसिबल है, क्योंकि वो उसका लिवर खराब हो गया तो वो रीजनरेट नहीं होगा। सर एक लास्ट नहीं शायद क्वेश्चन था। स्किन पे है, शायद उनको स्किन पे अच्छा, जैसे वो अजीब से घायल मतलब वो होते हैं ना, लिवर पैचेस या वो लिवर पैनी। सिरोसिस डायग्नोज करने का एक बहुत अच्छा टेस्ट है, PTINR, ब्लड में लेवल देख लीजिए, और फाइब्रोस्कैन से पता चल जाएगा कि लिवर की सॉफ्टनेस कितनी है, लिवर कितना % डैमेज हो चुका है। तो फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट और PTINR, ये अगर INR ज्यादा बड़ा हुआ है तो मतलब समझ लीजिएगा कि लिवर सेल ज्यादा डैमेज हो चुकी है। तो ये दो पैरामीटर्स हैं जो बता देंगे कि लिवर कितना काम कर रहा है। अगर किसी का लिवर 20% से ज्यादा काम कर रहा है तो बहुत चिंता की बात नहीं है, सही लाइफस्टाइल और एवरेज एक्टिविटी से इसको लंबे समय तक जिंदा रखा जा सकता है। लेकिन अगर ये 20% से कम होने लगेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लिवर जब टाइट हो जाएगा तो लिवर को ब्लड सप्लाई
डैमेज होगी, तो जो वेसल्स है ना फट जाती है। तो अगर उसको टाइमली बाइंड नहीं किया गया तो इंसान की डेथ हो जाती है। तो लिवर सिरोसिस सर को मतलब ऐसे बहुत लाइटली मत लीजिएगा, इसका प्रॉपर पर आई डायग्नोसिस। थिंक वो ना लिवर सिरोसिस नहीं बोल रही, वो बोल रही जो स्किन पे वो हो जाता है ना। सोरियासिस, यस सर। सोराइसिस बोल रही है या लिवर सिरोसिस बोल रही है? आई थिंक मैं मिस्टेक हो गई है, वो सही बोल रही थी। आई एम सोराइसिस सॉरी। बोल रहे हैं। हाँ। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, खुजली होती है, चकत्ते बन जाते हैं, वो कह रही हैं। हाँ जी। ये नारियल का तेल मत, सॉरी। कपूर मिला आई के मिस। लगाने से कम हो जाएगा, ठीक कभी नहीं होगा। ओके। सर ये पर एसिडिटी से कोई रिलेशन नहीं है इसका कुछ हाँ, ऐसा? जाहिर सी बात है, जब आपका ब्लड खराब होगा तभी होगा ना। ब्लड का पीएच जब किसी का डिस्टर्ब होगा तभी होगा ये। तो जब ओके। आपका ब्लड एसिडिक होगा तो ये प्रॉब्लम आती है। सर ओके आजकल सर। आइस योगा का बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, तो वो हमारी बॉडी के लिए कितना घातक हो सकता मैंने है? अभी तक कभी नहीं किया, मुझे इसके बारे में सच में जानकारी नहीं। अच्छा। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी ठीक है। अच्छा, एक जरूरी चीज, क्लास ऑफिशियली हमने खत्म कर दी है। जिनके सुबह शेड्यूल है प्लीज वो सो जाएं, क्योंकि आपके सवाल मैं मना नहीं कर पाता हूँ, और कुछ लोग परेशान होते हैं, मन मन में मेरे को गालियां देते हैं, अच्छा नहीं है। सो प्लीज सर क्लास मैं दिन में ऑफिशियली बात खत्म नहीं हो कर गई है। पाती प्लीज। हाँ हाँ। प्लीज बोल दीजिए मुझे। सर ये एक स्लिप डिस्क का केस आया है मेरे पास, जिसमें रिपोर्ट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है उनकी। अच्छा, तो आप उसे मुझे बताएंगे कि कैसे इस रिपोर्ट मुझे उसकी देखनी कल है, क्योंकि कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, क्योंकि अब मुझे ठीक है ग्रुप सर। ढूंढना पड़ेगा, रिपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी, तो कल। अब मैं वो ठीक है सर, अरेंजमेंट कल लेके मैं जी। शुरू में शुरुआत में क्लास में आपसे पता कर लूँ। जी। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। सर जो सर लंग्स सोरोसिस आप बोले ठीक नहीं होगा, वो क्यों? एक्चुअली सोरोसिस आप बोले ना ठीक वो ठीक नहीं होता है। इम्यूनिटी का, वो इम्यूनिटी की कंडीशन, ऑटो इम्यून, आपकी बॉडी ही आपकी दुश्मन है। आप बाहर वाले दुश्मन से तो लड़ सकते हो, बॉडी से कैसे लड़ोगे? आप अपनी बेटी को अपना दुश्मन मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो आपकी बेटी को आपकी अच्छाई बुराई सब पता है, कि मम्मी को क्या पता है क्या नहीं पता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। सो आपकी बेटी अगर आपको मारना चाहे तो बहुत आसानी से मार लेगी। तो सिंपल, इसमें भी हमारी खुद की इम्यूनिटी ये प्रॉब्लम दे रही है, इसलिए इसको खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ मैनेज लाइफ टाइम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपली कपूर और नारियल का तेल अच्छे से उसके ऊपर लगाइए थोड़े देर, ये कम हो जाएगा, स्किन बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप लापरवाही करोगे फिर से आ जाएगी। सर कुंभक इसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है सोराइसिस में। बिल्कुल कह सकते हैं कि सोराइसिस में हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी किसी की बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आप कुंभक भी ट्राई कर सकते हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करोगे ये इसमें हेल्प करेगा। ठीक कुछ भी नहीं करेगा, मेरी अभी तक की समझ यही है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो आयुर्वेदा से ठीक करते हैं, पर मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि ये ठीक हो जाए। सर लंग्स में अभी उनको लंग्स में पानी भर गया है, डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दिया है जिससे यूरिनेशन मतलब ज़्यादा हो रहा है उनको, और पानी पीने के लिए मना कर दिया है, वो क्यों सर? ये पापा की कंडीशन है आपके? नहीं सर, मेरे कजन ब्रदर है, उनको हुआ है। नहीं, देखिए क्या होता है, जब भी कभी सूजन होती है उसमें सेल्स में कुछ डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। जो है वो पानी है सर, न्यूमोथोरेक्स जो है, निमोनिया की जो कंडीशन होती है न्यूमोथोरेक्स, इसमें पानी भर जाता है। तो एक दवाई होती है फ्रूसेमाइड, लेसिक्स या ऐसे कुछ ब्रांड से मिल जाती है। सो फ्रूसेमाइड देंगे तो वो सेल्स के भीतर का पानी निकाल के किडनी को देंगे, किडनी इसको फिल्टर कर देगी, तो वो सूजन कम हो जाएगी। अब इस बीच अगर आप ज्यादा पानी पीते रहोगे तो बॉडी उसी पानी को निकालने में लगी रहेगी। तो इसमें पानी का जो लिमिटेशन है वो थोड़ा जरूर होता है। ठीक। पंकज जी, बाल तोड़ पे एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसको गर्म करके उसके ऊपर बांध दीजिएगा, इससे आपको जल्दी राहत मिल जाएगी। तो ये पान का पत्ता थोड़ा फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहेगा, ठीक हो जाएगा। बाल तोड़ अपने आप भी ठीक हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना होता है। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए सुनैग या कुछ ऐसा वो लगा दीजिए, तो बस जल्दी बन जाएगा और जल्दी फूट के निकल जाएगा। तो पान का पत्ता बांधना भी अच्छा है,
या सुमैक का लोशन लगा दीजिए तो जल्दी पक के और निकल जाएगा। चलिए, आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम प्रिवेंशन और बाकी चीजें करेंगे। सर एक चीज और कहना था। बोलिए। ये सर मेनोपॉज के बाद जो एकदम ड्राइनेस आती है बॉडी में,